अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। सुबह बखैर। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी सुबह सुबह मैं जो हूँ, मैंने आपसे कहा था ना बल्कि कुछ अर्से पहले कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अवेयर रहना है तो बेहतर है कि आप वर्ल्ड टॉप स्टोरीज़ ज़रूर देखा करें। मौसम, टॉप स्टोरीज़ और इकनॉमिक हालात पे नज़र। तो आज एज़ ऑलवेज़ मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठ के एक नज़र ज़रूर देख लेती हूँ। सबसे पहले वेदर चेक कर लेती हूँ आज क्या फ़ोरकास्ट है। कोई ख़ास मैं कोई हवाई महीना या नथिया गली में नहीं रह रही कि रोज़ रोज़ फ़ोरकास्ट हो, लेकिन एटलीस्ट पता रहता है कि शहर कायद का जो मौसम है वो किस हाल में हमें रखने वाला है सारा दिन। मौसम ना आज का मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ शायद बहुत तेज़ी से आ रही हैं। हालांकि प्रेडिक्शन थी कि इस बार सर्दियाँ ज़्यादा दिन रहेंगी। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन हैरत है कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सर्दी है। कल वो जो जालाबारी हुई है ट्विन सिटीज़ में, हमारे कराची हैदराबाद में नहीं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, विच इज़ अ वेरी रेयर वेदर पैटर्न। कराची में बारिश, फॉग, बादल सब है यहाँ पे, लेकिन सर्दी नहीं है। लेकिन वही हम ढीठ विंटर फैशन जब तक है करेंगे। एक और जो मैं आज न्यूज़ देख रही थी विच इज़ वेरी अलार्मिंग, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। ऑल्दो सुबह सुबह बहुत बुरी खबरें सुनाने का कोई शौक़ नहीं है मुझे, लेकिन जॉर्डन में वो है अमेरिकन बेसेस हैं, तो वहाँ पे एक ड्रोन अटैक हुआ है अमेरिकन फ़ौजियों के ऊपर, जिससे 3 अमेरिकन फ़ौजी जाँ बहक हुए हैं। और अमेरिका ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है पेंटागन में कि हम इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वो बार बार कह रहे हैं कि हमला ईरान की तरफ से हुआ है। तो आने वाला वक्त आई डोंट नो हमारे ख़त्ते के लिए कैसा साबित हो। आप ज़रूर इंटरनेशनल न्यूज़ पे नज़र रखें, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी ख़बर सरप्राइज़ नहीं होती, पीछे कुछ ना कुछ पकड़ा होता है, तब जाके हमें नज़र आता है कि ये अचानक से क्या हुआ। ईरान इज़ अवर नेबरिंग कंट्री। आई हैव अ फीलिंग कि उनका कोई हाथ नहीं होगा इस इंटरनेशनल वायलेशन ऑफ जो उनकी होती है बॉर्डर वायलेशन में। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है तो कह रहा है। हालांकि थोड़ा सोचना चाहिए अमेरिका को कि अभी इलेक्शंस करीब हैं, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए, अल्लाह करे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, क्योंकि वो इतना न्यूट्रल किस्म का, न्यूट्रल मतलब इतना वो सुकून का आदमी है, उसको कोई शौक़ नहीं है जंगे वंगे करने का। बाइडन का ऑलरेडी ये फ़लस्तीन की वजह से गड़बड़ हुआ है उसका मामला। अब ये जो है ईरान से लड़ने बढ़ने को तैयार है। तो इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल पुलिस बना हुआ है अमेरिका, और हमेशा से मतलब वो नहीं ख़ानदान का एक शख्स होता है जो हर एक के मामले में बोलता है, हर जगह उसकी अपनी उसकी टांग और उसकी नाक उसके पास नहीं होती, हमेशा दूसरे के मामले में अड़ी रहती है। बिल्कुल यही हाल हमारे मुल्क क्या कहते के बरब्रादर मुल्क तो हमारा नहीं है, यही हाल हमारा जो है वो है। बहुत कुछ मुँह में आ रहा है, मैं नहीं बोल रही, वही हाल अमेरिका का है। अच्छा अब आते हैं इस पर कि जो मैं कह रही हूँ कि हमारे ख़ानदान में एक शख्स होता है इसकी नाक और इसकी टांग हमेशा दूसरों के मामले में अड़ी रहती है। मैं ऐसी सोच रही थी कि ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए अगर हमारे ख़ानदान की एक फैमिली अपने काम से काम रखने लग जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं मग रख दूँ फिर सुकून से बात करूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका सारा इंटरेस्ट ये होता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस फैमिली में क्या हो रहा है। देखिए ज़िंदगी को आप ख़ुद भी अपने लिए भी खूबसूरत बना सकते हैं, दूसरों के लिए भी बना सकते हैं। सारा फोकस आपका होना चाहिए अपना आप। जैसे अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है, कुछ अर्से पहले मैंने एक चीज़ सीखी और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी गड़बड़ हो रहा है, कोई भी मसाइल हैं, कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करें, आप अपने आप से सिर्फ ये पूछें कि इस वक्त मेरे कंट्रोल में क्या है। और आप यकीन करें हर दफ़ा आपका जवाब एक ही होगा, आपके कंट्रोल में होता है अपना आप। अगर आपका ख़ानदान को कोई ऐसा शख्स है जो कि हर मामले में आपके बोलता है और आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, आपके कंट्रोल में आपका रिएक्शन है, आपका रिस्पॉन्स है। ग्रो अ थिकर स्किन, डोंट लिसन टू देम। इसी तरह अगर आप ऐसे शख्स हैं जिसको हर वक्त कीड़ा है, हर वक्त की परेशानी है कि दूसरे के ख़ानदान में क्या हो रहा है, तो आप अपने आप से पूछें कि मेरे कंट्रोल में क्या है। उस वक्त भी आपके कंट्रोल में आपका अपना आप होगा, आपके भाई की फैमिली नहीं होगी। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ना हमारे बच्चे, ना हमारी बीवी, ना हमारा शौहर, ना हमारे पेरेंट्स। हमारे कंट्रोल में सिर्फ मैं और मेरा रिस्पॉन्स है। तो अपने काम से काम रखना शुरू कीजिए, अमेरिका मत बने दूसरों की ज़िंदगियों का। आप जब अपने ऊपर फोकस करते हैं, अब फोकस ही नहीं कि सेल्फिश कि भाई मेरा काम हो जाए, नो। आप हर मामले में अपनी ज़ात की हद तक अगर अपनी सोच को रखते हैं तो आप ना सिर्फ बेहतर इंसान बन पाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी आप ज़हमत का बायस नहीं होते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ख़ानदान का अमेरिका है, यानी कि आप हर एक मामले में बोल रहे हैं, तो अपने क्या कहते हैं कंट्रोल योर सेल्फ, होल्ड योर हॉर्सेस। किसी को आपकी खामखा की एडवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरी है देना, किसी को कहना ज़रूरी है तो उसको अकेले में बुला के प्यार से बात कर लीजिए। अपने काम से काम रखें। और इसी तरह अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे ख़ानदान के शख्स
तकलीफ़ में उसकी वजह से, तो भी अपने आप से पूछिए कि यार ये मुझे इतना तकलीफ़ दे क्यों, इसके अंदर इतनी पावर है क्यों, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ उसको। तो अगर आपको कोई बदतमीज़ शख्स से सामना है या उसके साथ आप खुदा न खास्ता रह रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए कि वाई डू आई फील द पेन। हम पेन इसलिए महसूस करते हैं कि हमने उसको इतना पावर दे दी होती है कि वो मेरा दिन ख़राब कर सकता है। अब जैसे मैं हूँ, यकीनन मेरे बारे में, मेरे इर्द गिर्द ज़ाहिर है कोई बेड ऑफ रोजेज़ पे नहीं रहती है, बहुत, मैं कोई जन्नत में नहीं रह रही, मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में बात करते होंगे, जो कुछ ना कुछ मुझे सलाह मशवरे खामखा के देते हैं। मेरा फ़िल्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि क्या चीज़ मैं अपने दिमाग तक और कानों तक और दिल तक आने देनी है और किस चीज़ को मैंने बाहरी कचरे की तरह डस्टबिन में डाल देना है। तो आप अपना फ़िल्टर स्ट्रॉन्ग करें, ग्रो अ थिकर स्किन, अपने काम से काम रखिए, किसी की ज़िंदगी में अमेरिका बनने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वर्ल्ड हालात पे नज़र रखें, हालात बहुत अच्छी तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, दिस रीजन कैन बी अफेक्टेड। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सारी दुनिया में अमन कायम करे और हमें भी दूसरों की ज़िंदगी में अमन वाला बनाए। मैं ले रही हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद जो है एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स और अच्छा सा प्रोग्राम लाइंड अप है। आज हमारे साथ शेफ़ साहिबा मौजूद हैं जो हमारे साथ हमेशा होती थी और ब्रेक पे गई हुई थी, आज वापस आ चुकी हैं। इसके अलावा बड़े इंटरेस्टिंग दो लोग हैं, बड़े मुख्तलिफ से आज टॉपिक्स हैं। एक तो हमारे साथ जो है वो खातून है जिन्होंने, जो कैंसर सर्वाइवर हैं, वो हमसे शेयर करेंगी कि उनको जब कैंसर हुआ तो व्हाट डिड शी डू, कैसे उन्होंने उससे जंग की और आज माशाल्लाह शी इज़ अ हेल्दी वुमन। इसी तरह एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ओल्ड होम चला रही हैं, तो उनसे पूछेंगे उनको आइडिया कहाँ से आया। तो ये सारा प्रोग्राम आपके लिए हमने तैयार किया है, आपने कहीं नहीं जाना है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने एक बात बताई थी ना अभी आप लोगों को जाने से पहले कि मैं आपको एक 2-3 बड़ी अच्छी ख़वातीन से मुलाकात करवाने वाली हूँ। उसमें से एक खातून है जो कि बहुत बाहिम्मत है और वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। वो कैंसर सर्वाइवर है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जब हमें पता चलता है, अल्लाह ना करे किसी को डायग्नोस होती है, तो हमें लगता है दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऑल दो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कैंसर सर्वाइवर्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, येट उस वक्त तो हिम्मत टूट जाती है क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को देखा होता है कि कैंसर के बाद उस बैटल को वो नहीं जीत पाए। तो आज हमने मदऊ किया है एक ऐसी मेहमान को जिन्होंने कई साल पहले उनको कैंसर डायग्नोस हुआ, खुद अभी भी यंग है, वो बच्चे थे उनके, कैसे उन्होंने उस बीमारी से फ़ाइट की, किस तरह वो सर्वाइव की और क्या मेंटल ट्रॉमा था जिससे वो गुजरी या फैमिली को क्या फेस करना पड़ा। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ सबा रेहान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है महविश आपके? बिल्कुल ठीक सबा, आप बताइए कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सबा, लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा सबा, जैसे मैंने कहा ना कि जब कैंसर का पता चलता है हमें लगता है बस अब कहानी ख़त्म ज़िंदगी की, है ना? तो कितने साल पहले डायग्नोस हुआ था? 7 साल पहले मुझे डायग्नोस हुआ। मैं हज पे से आई थी और आते ही मतलब मुझे कुछ 1 महीना गुजर चुका था। उसके बाद बस एक्चुअली माशाल्लाह से अवेयरनेस इतनी अब चल पड़ी है ब्रेस्ट कैंसर के अकॉर्डिंग, तो हम लोग अपने आप को एग्जामिन तो करते हैं और फैमिली में भी जैसे या हमारे सराउंडिंग्स में जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं तो हमें खुद अवेयरनेस होती है कि हम अपने आप को चेक करें और ये बहुत ज़रूरी है। छोटी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कहते हैं ना 40 के बाद आप मेमो कराएं या अपने आप को चेक करें, नहीं, मैं कहूँगी कि How old were you? मैं उस वक्त 29 थी। My God. 30, I think 30, 29, 30। और how many kids you had? 3 kids। माशाल्लाह। मेरा बड़ा बेटा उस वक्त 10 साल का था और सबसे छोटी बेटी थी 1.5 साल की। इतनी छोटी थी और मैं उसका फीड एक्चुअली। और आप उसको फीड कराती थी? अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जो फीडिंग मदर्स होती हैं उनको कैंसर नहीं होता। नहीं, यही मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जहन में बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं ना, तो मेरे जहन में भी बहुत था। अव्वल तो सबसे पहले तो ये था कि जैसे 30 में मुझे सबने ही बोल दिया था जब मेरे चेकअप होना शुरू हुए या जब तक मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आई थी, तो सबने मुझे ये बहुत कूल डाउन किया हुआ था कि कैंसर तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली हमारी बॉडी में कहीं भी कोई गिल्टी बनती है तो उसे ऑपरेट तो कराना ज़रूरी होता है। आफ्टर बायोप्सी ही रिजल्ट्स आते हैं कि वो कैंसर है या नॉन कैंसरस है। तो एक्चुअली मैं अपनी बेटी का फीड छुड़वा के हज पे गई थी, तो मैं वापस आई तो दूध की गांठ एक्चुअली कहते हैं वो नॉर्मली बन जाती है ख़वातीन में, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि उसमें कैंसर हो जाए। तो मेरा कैंसर जो था वो डक्टल कार्सिनोमा था, मतलब कि वो दूध की गांठ बन गई थी, उसी में कैंसर। Was it hurting?
नो इट्स नॉट हर्टिंग, मतलब दर्द नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ना ब्रेस्ट कैंसर खामोश दुश्मन है, तो इसलिए कहते हैं कि ख़वातीन हैं या बच्चियां अपने आप को एग्जामिन करें नहाने से पहले, कपड़े बदलते वक्त, तो ये बहुत ज़रूरी जो है। कैंसर का मैंने सुना है कि कैंसर का जो बल्ज होता है होता है बिल्कुल पेनलेस होता है। वो पेनलेस जब तक होता है, अगर आप उसको अर्ली डायग्नोज हो जाए, मतलब उसके मेडिकेशन स्टार्ट हो जाए, अगर हम उसको लेट करते हैं तो फिर उसमें ख़तरा होता है कि वो आपको बॉडी में ना हिट कर जाए। जैसे जब मेरे टेस्ट शुरू हुए तो मेरा सिटी स्कैन अच्छा नहीं, आप वापस आते हैं तो आपको गिल्टी महसूस हुई, जी। तो आपने फौरन जाके उसको चेक करवाया? मैंने चेक किया, अव्वल तो पहले तो मैं सीरियस ही नहीं थी ना, तो मेरी जो मदर इन लॉ थी माशाल्लाह शी वाज वेरी कोऑपरेटिव विद मी, तो उन्होंने मुझे कहा तुमने मुझे 2 दिन पहले बताया था, तुम अब तक घर में बैठी हो, तुम जाओ चेक कराओ। तो घबराहट हो रही थी चेक कराने से? मुझे जब मैं गई हूँ, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो उन्होंने कहा ये देखें ऑपरेट तो ही होगा, ये गिल्टी बन गई, ठीक है। अब अगर ये बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, और मैं उस वक्त भी इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन वो बायोप्सी ही अपने उसमें एक ऐसा प्रोसीजर है, जब वो हुआ तो थोड़ा पेनफुल है। इसमें भी थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी कि शायद ख़वातीन डर जाएं, इसकी भी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट बायोप्सीज होती हैं, और इसमें मैं कहूँगी पहले तो ख़वातीन को डरना नहीं चाहिए। हमारी ख़वातीन क्या करती हैं कि घर में ही अगर कुछ लोग मशवरा दे दें कि भाई हम टोट के कर लें या दूसरी तरफ चीज़ों में चले जाएं, नहीं, अगर कैंसर टोटकों से ठीक नहीं होता। अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है तो बराए मेहरबानी फ़ौरन, कहते हैं, अगर मैं बहुत क्लियरली यहाँ ख़वातीन को बोलना चाहूँगी, अगर आपको ज़रा भी अपने ब्रेस्ट में कोई गिल्टी फील हो रही है, कोई दर्द फील हो रहा है, या कुछ शेप में आपको डिफ्रेंशिएट लग रहा है, तो आप फ़ौरन चेक करें। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चेक करें आपको गिल्टी फील हो रही है तो आप जाएं। अगर आपको कोई भी सिचुएशन ऐसी लग रही है अपने ब्रेस्ट में जो अनयूजुअल है जी, तो आप फ़ौरन अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। तो इसमें फिर आप गई डॉक्टर के पास? जी, मैं गई। जब मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो वो डॉक्टर डायरेक्ट तो आपको पता बताते नहीं है। जब मेरी रिपोर्ट आई तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही डॉक्टर के सामने, उन्होंने जब मतलब ऑपरेशन का बोल दिया, उसके बाद जब उन्होंने कीमो का नाम लिया ना, एक्चुअली बस हाँ, दम निकल गया। वहाँ मैं बिल्कुल फेंट होने के उसमें आ गई थी, और मैं मतलब अपने आप को मैंने छोड़ दिया था। कौन सा स्टेज था कैंसर? स्टेज 3 था मेरा, और मेरा अग्रेसिव कैंसर था। अग्रेसिव होता है जो अगर हमें यंग एज में होता है ना, क्योंकि हमारा यंग ब्लड होता है, तो उसमें स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा बहुत तेज़ होते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे जिस दिन डायग्नोज किया, उन्होंने कहा आप कल आ जाओ सर्जरी कराने। मतलब पहले तो उसको एक्सेप्ट करना, वो फैला नहीं था, वो उस वो जगह पे फैल रहा था, वो एक्सेप्ट करना एक तो वो उस वक्त इतना मुश्किल था। फिर डॉक्टर ने कहा कल ही आ जाओ। मैंने कहा कल कैसे आ जाऊँ, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं घर जाके देखना है। 1.5 साल के सबसे छोटे। हाँ, तो वो दादी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी, कुछ नानी को देनी थी, तो ये एक चीज़ मेरे लिए बहुत थी। लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा था शायद मैं किसी को फेस नहीं कर सकती, और मुझे मेरा अल्लाह मियां से सवाल था कि क्यों हो गया। मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी कि क्यों हो गया। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लोग मिले, तुम्हें लग रहा होगा मैं तो भी हज करके आई हूँ, यही एग्जैक्टली। तो ये बात मुझे बहुत देर में समझ आई कि अगर मुझे पहले डायग्नोज हो जाता तो मेरा हज ही नहीं हो पाता। और मैं अपनी फैमिली में यंगेस्ट थी जो सबसे पहले मैं हज कराई माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो मुझे बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो मैंने कहा मैं अपनी चीज़ों पे वो कर रही हूँ। मेरी फैमिली में कितने लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई इनके हमारे नहीं, क्योंकि मेरा अपने आप से अल्लाह से सवाल होता था क्यों हो गया, ये मुझे क्यों हो गया। मतलब ये एक ऐसी तकलीफ दे सवाल था, मैं अपने आप से करती थी। और बच्चों सबसे बस मैं ये कहूँगी कि जो हमारे आसपास लोग होते हैं, जो हमारी फैमिली है, बस वो सपोर्टिव जो लोग होते हैं ना, ये मैं कहती हूँ पेशेंट की मेहनत नहीं है सर्वाइव करना। जो हमारे सराउंडिंग में लोग होते हैं, अगर वो प्यार करने वाले, केयर करने वाले ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम 50% खुद सर्वाइव करते हैं, 50% लोगों का साथ हमारे साथ होता है। सही बात है। तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले तो मेरे इन-लॉज। पहले बताओ सर्जरी फिर कितने दिन बाद करवाई? सर्जरी मैंने 4 दिन तो लिए थे मैंने। और उस बीच में रो रही थी? उस बीच में तो बस जो हाल था मैं बता ही नहीं सकती हूँ। डिप्रेशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि जब मैंने कीमो सुना ना, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों का सुना था कि भाई कीमो। फैमिली में किसी को था? नहीं, फैमिली में नहीं था। हिस्ट्री नहीं है? फैमिली हिस्ट्री नहीं थी मेरी। एक्चुअली मदर इन लॉ को हो चुका था। नहीं, जैसे कहते हैं माँ को होता है तो बेटियों को नहीं, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ना एज। मेरी मदर इन लॉ को डायग्नोज हुआ था, उनको तो स्टेज 1 थी, लेकिन वो मेरा उनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। तो मैं यही कहती थी डॉक्टर से कि उनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन ये होने वाली चीज़ होती है। ये वो डॉक्टर आपसे सवाल ही ये करते हैं कि कोई हिस्ट्री है आपकी फैमिली में? नहीं। अब अवेयरनेस क्यों दी जा रही है ब्रेस्ट कैंसर के लिए कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये फैमिली में हो।
ये एशिया में इतना बढ़ चुका है। और बस मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन अपना बहुत ख्याल रखें, और हम लोग इतनी चीज़ें अपने आप पे खर्च कर रहे होते हैं, खाने में, कपड़ों में। मैं कहती हूँ हमें अपनी हेल्थ पे, हमें फ्रूट्स लेने चाहिए, हमें जूस लेने चाहिए। हम इस चीज़ का इंतज़ार क्यों करें कि हमें कुछ होगा तो हम लेंगे? नहीं, हम सब कर सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं करते। हम मुझे लगता है स्ट्रेस, हम इतना सोचते हैं, इतना स्ट्रेस कर लेते हैं कि स्ट्रेस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब मैं एक तो जब मेरा ट्रीटमेंट हो गया, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हो गई, तो मैंने एक चीज़ ये देखी कि हम ख़वातीन जब घर में छोटी सी भी कोई चीज़ ख़राब होती है, किचन में कुछ ख़राबी हो गई, घर में कोई नल ख़राब है, तो हम अपने हस्बैंड के पीछे लग जाते हैं, अब्बू के पीछे लग जाते हैं। जब हमारी अपनी सेहत की बात आती है तो हम अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं, हम सबको देख रहे होते हैं हम लोग ना। और हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं जो शायद वर्किंग वुमेंस हैं, और उसके साथ वो जितना स्ट्रगल करती हैं, वो घर भी देखती हैं, वो बच्चों को भी देखती हैं। क्योंकि मेरा मानना तो ये कि वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो, काम तो करना ही है ना। घर जाके खाना तो बनाना ही है, चाहे जॉब मियाँ बीवी कर रहे हो, खाना आके बीवी को ही बनाना है। तो क्यों आप अपनी सेहत को इग्नोर करें? आप सबसे पहले, मैं ये नहीं कह रही कि आप सबको छोड़ के सिर्फ अपने आप पे ही वो करें फोकस, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालें, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल। जब अच्छा मुझे बताओ कि कितना अरसे का ये टोटल, क्योंकि स्टेज 3 कैंसर था, सर्जरी हुई उसके बाद? मेरी सर्जरी हुई और अल्लाह का शुक्र है मेरा जो प्रोसीजर चला वो बहुत लाइन अप चला। मेरी पहले सर्जरी हुई और उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी हुई है, फिर मेरी रेडिएशन। कितनी कीमो थी? मेरी 16 साइकिल्स थी। माय गॉड 16। वाज इट डिफिकल्ट? हॉरिबल? चलो कोई बात नहीं, तो इट्स गॉन। जब मुझे पता है, हमें हर स्टेज पे लगता है जैसे ये स्टेज मुश्किल है, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ सर्जरी शायद कुछ भी नहीं है, जो कीमो है फिर रेडिएशन है। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर पेशेंट इससे निकल जाए ना, क्योंकि मेरे 7 पेशेंट्स होते थे, वो 2-3 कीमो के बाद मुझे पता चलता था वो है ही नहीं। वो बस ये बहुत अल्लाह का करम बैटल है, ये वाकई जंग है। मैं कीमो के बाद घर जाती थी, मुझे वॉमिट्स होते थे, लेकिन जब मैंने इरादा कर लिया था ना मुझे ठीक होना है, तो मैं वॉमिट करती थी और आके खाती थी। जूस पी लिया, चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, क्योंकि मैंने कहा मुझे तो अपने बच्चों के लिए, और बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए थे। ये चीज़ मैंने नोट की कि बच्चे, मुझे जिंदा रहना है। हाँ, और बच्चे पता जब बच्चे छोटे होते हैं और वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स किसी चीज़ से, बहुत किसी मुश्किल चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं, तो वो खुद ब खुद सेंसिटिव हो जाते हैं। I know. और जब मेरी कीमो हो रही थी, जब मेरे बाल उतरना, हम ख़वातीन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टची होते हैं अपनी ब्यूटी को लेके, तो जब मेरे बाल उतरना शुरू हुए तो मैं उस वक्त एक वो टाइम था जब डायग्नोज हुआ था, और एक जब कीमो के मैं प्रोसेस से गुजर थी, उस वक्त मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ख़त्म हो रही थी। और जब मेरे बाल उतरते थे तो मेरी बेटी छोटी वो कहती थी, मामा मैं भी धंधी हूँ। मतलब वो मुझे जैसे ना इंकरेज कर रही होती थी कि कोई बात नहीं। और बच्चे कभी हंसे नहीं, जैसे मेरे बाल उतरते थे मैं रोती थी, मैं जब बाल उतर रहे होते थे वो मुझे हिम्मत देते थे। और वो कभी हंसते नहीं थे कि ये क्या हो रहा है मम्मा के साथ ना। तो मैं वही कह रही हूँ, जब साथ में इतने प्यार करने वाले लोग मौजूद हों, मेरी सास ने मेरा बहुत साथ दिया माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो जब साथ में इतने प्यार करने वाले, ख्याल करने वाले लोग होते हैं, और मेरे हस्बैंड ने, मैं कहती हूँ अगर वो नहीं होते, मैं जब मेडिकेशन के लिए जाती थी मैं देखती थी ख़वातीन अकेली आ रही हैं, ना कोई भाई साथ है, ना हस्बैंड साथ है, ना बेटा साथ है, अकेले आ रही हैं, लाइन में लगी हुई हैं। कीमो वैसी ही एक इतना तकलीफ दे प्रोसेस है, और उसमें आपकी हिम्मत क्या, आपकी इतनी वीकनेस हो जाती है, लेकिन खड़ी हैं लाइन में लगी हुई, कोई उनका साथ देने वाला नहीं, हालांकि फैमिली में सब मौजूद होते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये ऐसा टाइम होता है जिसमें हमें पता चलता है, जैसे हमें कुछ पता चल रहा, ये लगता है ना कि ये तो भाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम इनके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये जब हमारी लाइफ किसी ऐसी चीज़ से गुजर रही होती है ना, तो बहुत से लोगों का पता चलता है। कुछ लोग पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग इस तरह आगे आते हैं जो हम मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये हमारे लिए इतना आगे बढ़कर आ गया है। अच्छा एक और बात बताओ, अब जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह यू हैव रिकवर्ड, तो कितना फ़र्क है पुरानी वाली सबा में और आज की सबा में? फ़र्क तो ये है कि कभी कभी बहुत ज़िंदगी की कदर भी हो गई, लेकिन कभी कभी जब वो टाइम याद आता है अपनी पिछली ज़िंदगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक हेल्दी लाइफ जो होती है ना, अब बज़ाहिर लोगों को लगता है जैसे हम ठीक हो गए, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन लोगों को ना हमारी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें और अच्छी चीज़ें दिख रही होती हैं। अभी भी हम जिन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं वो हम जानते हैं कि मुझे थोड़ी देर में वीकनेस हो जाती है, मैं थक जाती हूँ, मैं मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है अगर कुछ बात ऐसी हो रही हो, मतलब
क्योंकि कीमो अपने आप में इतनी हाई मेडिकेशन तोड़ होती देता है है, हाँ। कि वो अंदर से ना आपका कहते हैं ना निज़ाम बस हिल के रह जाता है। तो बहुत से चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में। और ये कि कोशिश मेरी पूरी, अब तो लोग मुझे यही कहते हैं कि तुम वही है, सब तो वही है जैसे पहले हंसती मुस्कुराती थी, बोलती थी। तो कोशिश यही होती है, मैं कहती हूँ कि मैं ऐसे ही रहूँ, अपने अंदर का बच्चा कभी आप ना मारे। मरने नहीं दें। और आप कोशिश करें, क्योंकि लोग ना ये जो हमारे साथ तकलीफें वो हमें फेस करनी है, वो तो करनी है, वो किसी को नहीं पता। लेकिन हम जितना चाहे कोशिश कर सकते हैं लोगों को हंसाने की, खुद खुश रहने की, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की। तो ये हम खुद ही कर सकते हैं। और लगता होगा ना ज़िंदगी ने एक मौका और दिया है, अब बच्चे अल्लाह ताला बस बड़े कर बिल्कुल दें। मौका दिया। मैं जब मुझे डायग्नोज हुआ था तो मैं कहती थी मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मेरी जेठानी है दुबई में, उन्होंने मुझे बड़ा बोला क्यों, कुछ नहीं होगा, तुम्हें अभी तो दुबई आना है। और मैं ट्रीटमेंट के बाद दुबई होकर आई। कितना अरसा था पूरी ट्रीटमेंट का? 11 मंथ्स। 11 मंथ्स, 1 साल में माशाल्लाह यू रिकवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। और वो भी इसलिए, अगर हमारे साथ देने वाले लोग मौजूद हों। जैसे मेरा डायग्नोज हुआ तो मैंने फ़ौरन मतलब डिटेक्ट होने के बाद ही मेरी मेडिकेशन स्टार्ट हो गई, मेरी सर्जरी हो गई। अगर हम टाइम लेते तो वो कैंसर स्प्रेड होने का भी डर होता है। अगर वो मेरा बोन स्कैन हुआ था सिटी स्कैन के साथ, अगर खुदा ना खास्ता मेरा कैंसर बोन्स में हिट हो जाता तो मेरे सर्वाइवल रेट्स कम हो जाते। तो ये एक ज़रूरी नहीं है, कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर जो है ना वो उसमें सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर वो अर्ली डायग्नोज हो जाए किसी और कैंसर के अकॉर्डिंग। तो लेकिन वो भी तब जब आप उसको शुरू में ही वो क्योर हो जाए, उसकी डायग्नोज हो जाए, उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ पॉजिटिव रहें। बिल्कुल। और आप जो कोशिश देखें हम कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली, एट द एंड ऑफ द डे आप नहीं हिम्मत करनी है, लोग तो आपको सहारा दे सकते हैं। बिल्कुल। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी अगर ये होता है ना कि अभी हम जैसे अब मैं आ रही हूँ उस वक्त लोग देख रहे होंगे मैं तो भाई बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे तो शायद कहीं दर्द भी नहीं हो सकता। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जब हम इतनी बड़ी चीज़ से गुजरते हैं तो ज़रूरी नहीं है, हमें बहुत सी चीज़ें हम नहीं बता रहे होते। तो हमें अभी भी दर्द होता है, हमें भी वीकनेस होती है, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि हम उस चीज़ से निकल आए जिससे मेरे ख्याल में मैं कहती हूँ जो लोग आजकल जो ख़वातीन इससे फाइट कर रही हैं, मैं कहूँगी इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है और हिम्मत करनी है। सही बस हिम्मत है तो सब कुछ है। और जो ख़वातीन है हमारी, जो बच्ची हैं, उनको मैं कहूँगी कि जितना हो सके फ्रूट्स का, जूसेस का इंटेक रखें। अपनी वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप जिम नहीं जा सकती, अगर आप क्या कहते हैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो कोशिश करें आप वॉक को अपनी रूटीन में रखें। क्योंकि ये मैंने देखा वॉक से आपके वैसे ही बहुत सारे मसाइल हल हो रहे होते हैं। आई नो। और मैं बताऊँ, मैंने जो चीज़ देखी है ना कि ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैंसर कॉज करने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है। क्योंकि आप जब सोचते रहते हैं तो आपकी बॉडी फिर उस तरह से बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे तो बाद में यही बोला था, मेरे हस्बैंड कोई स्ट्रेस था? मुझे स्ट्रेस नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने बाद में बोला मेरे हस्बैंड को, इनको अब कोई स्ट्रेस ऐसा ना हो क्योंकि ये वापस इससे स्ट्रेस से ही आ सकता है ना। तो कोशिश सबकी यही होती है कि सब बहुत खुश रखें सबको। अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही होती है तो मेरे बच्चों को पता चल जाता है मामा का मूड, तो वो उसको ना ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। गुड। तो यही है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन लॉज बहुत अच्छे मिले, हस्बैंड, बच्चे, अम्मी अब्बू, तो जितने दोस्त हैं। तो जब इन लोगों की मेहनत थी, जिसे कहते हैं ना मुझे पुश करने में, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक काम करते हैं टुवर्ड्स, अब हम एंड करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। आखिर में जिन सब ने तुम्हें सपोर्ट किया, इरा, कैमरा, तुम, यू कैन से थैंक यू टू देम। सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को, मैं कहूँगी उनको तो शायद नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सब ने देखा है। बच्चों को, अपने इन-लॉज़ को और अम्मी अब्बू को। मैं कहूँगी कि जो माँ बाप होते हैं ना, मुझे लगता है उनकी ड्यूटी शायद लड़कियों की शादी के बाद भी ख़त्म नहीं होती, कभी नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी खिदमत करूं, और वो इस वक्त मेरी खिदमत कर रहे हैं। तो हमें जितना हो सके अपने पेरेंट्स का, अपने इन-लॉज़ का ख्याल रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे। वाकई माँ बाप हैं तो हम हैं, और मुझे लगता है कि शायद हम अपने आप को, जब तक हमारे माँ बाप होते हैं, हम बच्चे ही समझते हैं कि हमारे सर पे हमारे माँ बाप हैं, और अल्लाह ताला सलामत रखे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी कज़न्स का, अपने दोस्तों का, अपने इन-लॉज़ का, और समिया जमील, शेफ़ समिया लारी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं उन्हीं के आजकल ग्रुप में होती हूँ सीबो में, और मेरी नेबर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, अभी भी मेरी जो फ्रेंड्स हैं
ज़ुबिया भाभी, रिफत भाभी, मेरी बहनें, स्पेशली मेरी बहनों ने, मेरी नंदों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। सही बात है, हमें चलाने के लिए। सही बात है। थैंक यू सो मच सबा, आप हमारे शो पे आई और यकीनन आपकी बातों से बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो कि कैंसर से लड़ रही हैं उनकी हिम्मत होगी। और दूसरा जो आपने कहा ना कि इससे डरना नहीं है, लड़ना है। देखिए ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब तक है उसमें हमें फ़ाइट करनी है। चाहे आप किसी भी चीज़ से लड़ रहे हैं, यू हैव टू फाइट, यू डू नॉट हैव टू गिव अप। बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता खेलता रखे, आपको कंप्लीट रिकवरी दे, आपको 100% रिकवर हो जाएं आप, आपके बच्चों का पर आपका साया कायम रखे। बाकी अल्लाह ताला और हमें ऐसी हालत में मौत दे कि हम पुरसुकून हो, कि हमारे पीछे कोई ये मसले ना हो कि यार बच्चे छोटे हैं। अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया है, बस जियो, बस को खुशी। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं बस ये कहना चाहूँगी, हमें जितना हो सके कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। कैंसर एक ऐसी चीज़ है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हमें जितना प्यार, जितना साथ कैंसर पेशेंट्स का, उस वक्त मुझे डॉक्टर्स कहते थे कि आपको जो है ना वो जैसे अगर किसी को फ्लू हुआ हुआ है, ज़ुकाम, तो हमें उन लोगों से बचना है। लोग कैंसर पेशेंट से एक्चुअली बच रहे होते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली हाइजीन की बहुत ज़रूरत होती है उस वक्त। लेकिन जो हम कैंसर पेशेंट्स को प्यार, उनको सपोर्ट, उनके कहते हैं ना उनके इर्द गिर्द ऐसे उनको खुश रखें, ताकि वो, क्योंकि जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, हम सोच रहे होते हैं, हम चाहे लोगों को नज़र नहीं आता, तो वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। और लेकिन अगर हमारे करीब में, हमारे सराउंडिंग्स में प्यार करने वाले, साथ देने वाले लोग होते हैं, तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और हमारा फोकस हमारी हेल्थ पे और फाइट करने की तरफ हो जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर से हमें फाइट करनी है, सपोर्ट करना है हमें सब पेशेंट्स को, और अपना ख्याल रखना है और बहुत ख्याल रखना है। और सब बच्चियों को मैं कहूँगी कि फ्रूट्स खाएं, जूसेस पिएं, उनकी और एक्टिव रहें। और ये जो माएँ बोल रही होती हैं सेब खा लो, कीनू खा लो, तो इसको सीरियसली बिल्कुल सुने, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उस वक्त पता नहीं चल रहा होता। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारी माएँ बिल्कुल ठीक कहती हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, आप आई वक्त निकाल के और अपनी कहानी शेयर करी। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिली होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इस तरह के किसी मर्ज़ से लड़ रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि दवाएं, सपोर्ट, वो सब ज़रूरी है, लेकिन आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है और अल्लाह पे भरोसा रखना है। दूसरी बात ये कि देखें, ज़िंदगी मौत जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह के ही हाथ में है। हमें नहीं पता कि आज हमें अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो हो सकता है कि अभी भी हमारी ज़िंदगी 40-50 साल और लिखी हुई हो अल्लाह ताला ने। कितनी भी ज़िंदगी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, ज़ाहिर हमें तो नहीं पता कितनी लंबी है, लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए जो अभी सबा कह रही है ना कि अपना ख्याल रखें, खाएं पिएं, खुश रहें, दूसरों की ज़िंदगियों में खैर बांटिए, अपनी ज़िंदगी में खैर रखिए। और स्ट्रेस, छोटी छोटी चीज़ों को बार बार सोचते मत रहिए, क्योंकि मैंने जितना स्टडी किया है, मैं लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे एक बात का, ये फैक्टर का पता चला है कि ये स्ट्रेस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है कैंसर के फैलने में या कैंसर होने में। तो बस दिमाग को ठंडा रखें और दूसरों की ज़िंदगियों को में आसानियाँ बांटें। जब आप दूसरों के साथ खैर करेंगे, अल्लाह ताला आपके साथ बेहतरीन करेगा। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं किचन में जाऊँगी और फिर हम जानेंगे कि शेफ़ साइमा आज क्या हमारे लिए बना रही हैं। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ किचन में, मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ साइमा। आज बहुत दिन के बाद, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ और हम जानते हैं आज क्या पक रहा है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए क्या हाल चाल? बिल्कुल खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। कैसी रही इतनी लंबी छुट्टियाँ? छुट्टियाँ सही रही, अच्छे से गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। आराम से देर से सो के उठ रही थी? हाँ, सुबह में तो थोड़ा सा लेट उठ ही रही थी, क्योंकि रात में ज़रा देर हो जा रही थी सोने में, बट अब हर चीज़ रूटीन पे वापस आ रही है। चलें, जल्दी ही कर लिया रूटीन पे, वरना ये होता है कि फिर आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है। वो कहते हैं हाँ, वैसे तो कहते हैं इट टेक्स 21 डेज टू फॉर्म अ हैबिट। तो अभी लेकिन 21 से थोड़े नहीं, मैंने उससे पहले अपने आप को सुधार लिया है जी। चलो, आज क्या बन रहा है? जी माविश, आज जो है वो मैं आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि ये एक रोज़मर्रा की
खानों में शुमार भी होता है। और लोग, चूँकि आजकल मटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, सीज़नल हैं, तो ये जब आप सीज़न में बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी बनेगी। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, झटपट बन जाएंगी। आप लोग अगर अभी लंच की तैयारी कर रहे हैं तो ये बनाएं। और किसी ने अगर मटर छील के दे दिया आपको तो? हाँ, वरना आप मटर छील के फ्रीज़र में डाल दें। तो हमारे पास तो, मेरे पास तो स्टोरेज में रहते हैं अच्छे खासे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप पीछे रहिए या आप चूल्हा जला लीजिए। ठीक है मैं अच्छा अच्छा तो पीछे रहे, चूल्हा जला या लें और चूल्हा पीछे जला लें और पीछे हो बस। जाएं। अब आप आ ठीक है, अब हम रेसिपी बता देते हैं। पहले मैंने इसमें जो है अपनी पॉट में तकरीबन 1/4 कप ऑफ ऑयल शामिल कर दिया है। जब ये थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल करेंगे, और कड़ी पत्ते शामिल करने के बाद साथ ही मैं हरी मिर्च भी डाल दूँगी। जब ये थोड़ा सा स्प्लटर होने लग जाएगा और आपको एक खुशबू आने लगेगी तो हम तकरीबन 1 बड़ा प्याज मैंने यहाँ चॉप कर लिया था वो ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, प्याज ऐड करने के बाद थोड़ी देर प्याज को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मीडियम पिंक की तरफ हम रखेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसमें सारे अपने खुश्क मसाले शामिल करेंगे। खुश्क मसालों में यहाँ मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर ले लिया है, और ½ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और नमक हस्बे जायका जाएगा। ठीक है, फिर ये आलू कितने? आलू मैंने 2 लिए हैं, 2 को क्यूब्स में काट लिया है। मटर तकरीबन 1 कप के बराबर लिया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप नहीं, मैं पहले ज़ीरा डाल देती हूँ और कड़ी पत्ता डाल के हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ज़ीरा कड़ी पत्ता हम पहले डालें। ज़ीरा कड़ी पत्ता, टमाटर मैंने 2 लिए हैं, 2 को चॉप कर लिया है। ठीक है, बस ये चूँकि हमारा ऑयल गरम था, माविश आप चलाती रहें थोड़ा सा। ठीक है, तो प्याज जो एक चॉप हुआ है वो प्याज में अब इसी स्टेज में शामिल कर दे रही हैं, ताकि प्याज हमारा होता चला जाए साथ साथ ही। प्याज से पहले आपने अच्छा कोई लहसुन वैसन कुछ नहीं जाएगा। सब्जियों में कोशिश करें, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप क्रश हुआ हुआ अदरक लहसुन डालें ऊपर से, बिल्कुल फ्रेशली क्रश, उसकी एक अपनी बात होती है। अदरवाइज़ इसमें पेस्ट वाला अदरक लहसुन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना प्रोसेस। फिर मैंने जो प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैंने ये तमाम मसाले डाल दिए, पानी डाल के इसको भूनना शुरू कर दूँगी। 2 to 3 मिनट्स आप फ्राई करें मसालों को, और जैसे ही मसाले आपके हल्के से फ्राई होने लग जाए, अंदाज़ा हो जाएगा आपको, तो आपने इसमें 2 से 3 अदद, अगर दरमियाने टमाटर हैं तो 2 से 3 अदद चॉप हुए हुए टमाटर डाल देना है। टमाटर डालकर भी आपने तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, और फिर थोड़ी देर के लिए ढक के टमाटर गलने तक, सॉफ्ट होने तक 3 से 4 मिनट आपने इसको कुक करना है, इस सारे मसाले को। 3 से 4 मिनट के बाद आप अपना जो है ये ढक्कन हटा के, देगची का ढक्कन हटा के चेक करें टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब आपने फिर दोबारा आंच बढ़ा देनी है, और इसके साथ ही हमने मसाला भी भूनते रहना है ताकि थोड़ा थोड़ा ऑयल नज़र आने लग जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मटर शामिल करके भी मटर फ्राई करेंगे, और फिर उसमें थोड़ी ही देर के बाद आलू भी डाल देंगे। मटर पहले जाएंगे जी, बिल्कुल, इसलिए कि मटर आलू साथ पकेगा। मेरी मर्जी, मटर की मर्जी, मटर पहले जाएंगे। अच्छा, आलू भी ना आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आलू भी जल्दी गल जाएंगे। विदिन 10 मिनट्स बनने वाली रेसिपी है ये, तो झटपट है। ये गोल्डन ब्राउन होने पर टमाटर डालेंगे, हल्का सा पिंक की तरफ अभी आ जाता है, साथ ही साथ मैं दिखा भी देती हूँ। सही है। अच्छा, उसके बाद ही हम फिर थोड़ी देर मटर को भी फ्राई करें ताकि मटर वो मसाला सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, और फिर हम आलू भी डाल देंगे। आलू डालकर भी आपने ऐसे ही फ्राई करना है जैसे मैं इस वक्त कर रही हूँ, और फ्राई करने के बाद फिर आपने इसको तकरीबन 1 कप पानी डालकर मीडियम आंच पे ढक के 10 मिनट तक पकाना है, या उस वक्त तक आपने पकाना है जब तक कि आपकी दोनों सब्ज़ी गल जाए। और हल्का सा शोरबा, बहुत हल्का सा शोरबा जैसे कहना चाहिए, वो आपको नज़र आने लगे, ऑयल भी नज़र आएगा साथ ही। तो किसी को अगर ज़्यादा शोरबा रखना है तो फिर वो आपको पानी जो है
वो बढ़ाना होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ज़रा से शोरबे वाला खाते हैं, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल दरमियानी कंसिस्टेंसी पे रखेंगे कि रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं और बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए महविश, इस स्टेज पे अब मैं अपने टमाटर शामिल करने जा रही हूँ, ठीक है। और टमाटर शामिल करके पे कर दिया, लाइट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ ये तो आपने जी महविश आप चलाएं तो मैं साथ ही इसमें मिर्चें तेज़ खानी है या हल्की? मर्जी है। आज आप इतने दिनों बाद आई हैं, आप अपनी मर्जी आज से ज़्यादा बताएं। मिर्चें खिला सकती हूँ। नहीं मैं तो एक फिर चखूंगी नहीं ना, मेरे पास ये ऑप्शन है, नहीं, कम जबरदस्ती डाली है। थोड़ी मुझे खिला देंगे कम आप। डालिए, मैंने शुरू में सिर्फ हरी मिर्चें ऐड कर दी थी इसमें। अच्छा, मैंने 1 टीस्पून इसमें महविश वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी भी बढ़ा दें प्लीज़, पानी डलेगा इसमें। और नमक हस्बे ज़रूरत, मैं थोड़ा सा नमक हल्के की जानिब भी रखना चाहती हूँ हमेशा, ताकि हम नमक ऊपर से ऐड कर सकते हैं। बल्कि ये भी पका के आप पराठे से खाने इतना मज़ेदार लगता है ना? हाँ महविश, पराठे से तो हर चीज़ बहुत अच्छी हाँ, पराठे से सब अच्छा लगता है। तो अब आप देख लें कि जैसे ये बन रहा है, अभी हम थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। और टमाटर चूँकि हमारे हल्के से हार्ड थे, तो उसको ढक के 4 मिनट्स मेरा ख्याल है इनफ होगा। ये हम इसको थोड़ी देर ढक के मीडियम आंच पे भी पकाएंगे। ये देखिए, ढक के इसको हल्की आंच पे पकाएंगी, ये जब बिल्कुल थोड़ा सा हो मसाला जाएंगे। रेडी हो फिर आप इसमें मटर डालेंगी, 2 मिनट उसको फ्राई किया, फिर आलू डाला, डालेंगी, जी। फिर फ्राई किया और पानी डाल के हल्की आंच पे रख देंगी। बिल्कुल, मैं और पानी बढ़ा दें। तो फिर आप, मैं ब्रेक ले रही हूँ, आप बिल्कुल, ये आप करें, ब्रेक के इसको लिए रेडी चली करें, जाएं। मैं वापस आऊँगी तो फिर हम डिश आउट करके बिल्कुल आप सब समझ आ बिल्कुल गया हमारे चले आप क्या करने वाली हैं। इसको ढक लें। जाएं। हाँ, इसको ढक देते हैं। चलो भाई, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के साथ मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमने अब ऑफ एयर भी काफ़ी देर से हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। मैंने शुरू में आपको बताया था ना, मेरे साथ आज 2-3 बड़ी अच्छी ख़वातीन हैं। कभी मैंने आपको कैंसर सर्वाइवर से मुलाकात करवाई, अब एक और ख़ातून है जो कि कार खैर में अपना बहुत ही बड़ा हिस्सा डाल रही हैं। वो कार खैर क्या है? हमारे अक्सर घर में बुज़ुर्ग होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं, बस इधर ही तक है कि दादी अस्सलाम वालेकुम, दादाब्बा मैं बस क्या रात में अब कहते हैं बस ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। वो जो हमारा टाइम नहीं मिल रहा है, मैं एहसास नहीं हो रहा कि उनको हमारा सिर्फ़ और सिर्फ टाइम ही चाहिए था जो हमारे पास नहीं है। और इस वजह से हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग डिप्रेस्ड होते हैं। बहुत से ऐसी फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो जेन्युइनली अपने बुज़ुर्गों का ख्याल नहीं रख पाते। इमिग्रेशन के मामलात हैं, बेटियों की शादियाँ हो गई हैं, तो इन तमाम बुज़ुर्गों का क्या किया जाए। तो एक इतना अमेजिंग एक प्रोजेक्ट हमारी जो नेक्स्ट मेहमान है उन्होंने स्टार्ट किया, एंड शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ ऑल द एल्डरली पीपल। एंड आई एम श्योर कि उस वजह से ना सिर्फ उनको बहुत सवाब मिल रहा होगा, लेकिन वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमारी माशरे का इतना बड़ा एक हिस्सा जो कि वाकई अपने आप को वेस्टेड फील कर रहे हैं, उनको एक ज़िंदगी गुजारने का ढंग भी है। अब ओल्ड होम्स को हम इस तरह नहीं देखा करें कि हाय बेचारे लोग, बेचारा कोई भी नहीं होता। दे आर माइट बी इन अ बेटर प्लेस, वो बेहतर जगह पे हैं, अपने नए दोस्त बना रहे हैं। तो ओल्ड होम्स बड़ी एक अच्छी सी जगह होती है फॉर हमारे एल्डरली जो हमारी फैमिली में होते हैं। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कब से काम कर रही हैं, क्यों आइडिया आया, और वो हमारे और बुजुर्ग ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाह रही हैं। मैं आपको मिलवा रही हूँ अपनी नेक्स्ट मेहमान से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक। एक बहुत पुराना ज़माना था, हम सुनते थे कि जी अमेरिका तो बहुत बुरी जगह है, वहाँ पे ना ओल्ड होम्स होते हैं, अपने बुज़ुर्गों को वो ओल्ड होम में डाल देते हैं। फिर हमें बताया जाता था कि हम कितने खुश नसीब हैं कि मैं कैसे माशरे में जहाँ पे लोग अपने बुज़ुर्गों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, या अपने जो दादा दादी होते हैं उनको अपने साथ रखते हैं। और ये जितना वेस्ट है, ये बहुत ही डिक्लाइन पर है इनका माशरा, क्योंकि अपने ओल्ड एज लोगों को अपने घरों में नहीं रखते। कुछ 10-20 साल पहले हमें पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा यहाँ भी यही सिचुएशन है, या जिन्होंने रखा हुआ है वो इतनी बदहाली से रखा हुआ है कि उससे बेहतर है कि वो किसी और के हवाले कर दें। अब तो बड़ा कॉमन हो गया है। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ वुमेन जो कि ओल्ड होम्स चला रही हैं, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। तो आज इसी तरह से एक और हमारे साथ खातून मौजूद हैं जो कि काफ़ी सालों से सक्सेसफुली एक ओल्ड होम चला रही हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनको ये आइडिया कहाँ से हुआ और कहाँ से आया, और दूसरा क्या उनको नहीं पता था कि अमेरिका ही ख़राब है, सिर्फ यहाँ पर तो बड़े अच्छे लोग बसते हैं, उसके बावजूद उन्होंने ओल्ड एज होम स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको मिलवाती हूँ शगुफ्ता सबा से और जानते हैं उनके इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है आगोश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सबा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा सबा, ये हम सुनते थे ना अमेरिका के तो बहुत बुरे हालात हैं, वो तो अपने बूढ़ों को ओल्ड होम में डालते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हालांकि आप मुझे कह रही हैं आपने 25 ईयर्स अगो आगोश ट्रस्ट स्टार्ट किया। जी, तकरीबन मुझे 24 ईयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह। तो ये 2003 में मैंने इसको बाकायदा रजिस्टर्ड कराया था। 2003 में मैंने इसको बाकायदा जी रजिस्टर्ड करवाया। और ये वो ज़माना था जब मैं एक्चुअली सुनती थी कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। आइडिया कहाँ से आया, क्या वजह थी? देखिए, आगोश ट्रस्ट बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है जिसकी अम्ब्रेला में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसी का एक प्रोजेक्ट है आगोश ओल्ड होम। स्टार्ट हमने लिया था डिफरेंटली एबल्ड पर्सन और चिल्ड्रन से, यानी माजूरीन जो होते हैं उनसे हमने स्टार्ट लिया था, क्योंकि उस वक्त जो हमारे स्पेशल बच्चे होते थे या स्पेशल पर्सन होते थे उनकी माशरे में कोई मुकाम नहीं था, कोई अहमियत नहीं थी। मुकाम तो बहुत दूर की बात है, मैं समझती हूँ उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था। तो चूँकि इस बात को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ, इस तकलीफ़ को, कि मेरी एक ही बहन एक ही भाई है, दोनों बाय बर्थ जो है वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, मेंटली भी MR हैं और फिज़िकली हैंडीकैप भी हैं वो। तो उनको देखते हुए कि जब किसी घर में स्पेशल पर्सन होता है तो वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे मदर को कितना ज़्यादा सरवाइव करना पड़ता है। अगर आज से हम 25, 30, 35 साल पहले चले जाएं तो यकीन जानिए आप, स्पेशल बच्चों को बहुत बड़ा अजूबा समझा जाता था। किसी तकरीब में भी अगर वो जाते थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा मायूब लोग, 2-3 नामों से लोग उनको याद करते थे। आपका बच्चा पागल है। ये मैं अनएजुकेटेड लोगों की तो बात ही मैं नहीं कर रही, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ। बच्चों को, अपने बच्चों को खेलने नहीं देते थे उन बच्चों के साथ। बिल्कुल। और ये कि एक यानी अजीब सा होता था सवाल, आप अच्छा आपका बच्चा अंधा है, अच्छा आपका बच्चा पागल है, अच्छा आपका बच्चा गूंगा है। तो ये सवाल जब एक माँ के दिल पे जो तीर बन के लगते हैं और दिमाग पे हथौड़ा बन के बरसते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें फ़ेस करनी पड़ती है। और उस तकलीफ़ को फ़ेस करते हुए मेरी मदर भी 30 डिसेबल पर्सन तैयार हो गई थी। तो मैंने 7 साल की उम्र से समझ ली तमाम चीज़ों को महसूस किया और देखा। बहुत छोटी उम्र से मैंने अपनी मदर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा जहनी प्रॉब्लम्स में देखा। सही बात है। 2 बच्चे उनके जी ऐसे हो गए थे। तो बस आपसे बड़े हैं वो, आपसे छोटे? नहीं, मुझसे छोटे हैं, मैं बड़ी हूँ सबसे। तो आप तो बहुत पहले बहुत बड़ी हो गई होंगी ना? बहुत बड़ी हो गई थी। मैं तो लगता है बचपन से ही मैं अम्मा बन गई थी। अदर अम्मी को भी दिलजोई करना। जी बिल्कुल, अम्मी भी मेरी इस तरह है जैसे कि मेरा बच्चा। आई नो। बिल्कुल, मेरी मदर शुरू से इस तरह रही हैं कि वो मेरी, समझ ले, पहले मेरे 2 बच्चे थे, फिर 3 बच्चे हुए, फिर मजीद अल्लाह पाक ने मुझे मेरे अपने 2 बच्चे दे दिए। तो इस तरह मैं 5 बच्चों को लेके चली हूं। माशाल्लाह। तो एक आपने ये 2003 में स्टार्ट किया और इसका था कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए था। उनसे मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि माशरे में उस वक्त इस चीज़ की नीड थी, अवेयरनेस भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा इदारा चलाने के साथ साथ हमने अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दी। वो इस तरह के इन बच्चों की बनाई हुई, हमारा फोकस जो ज़्यादा होता था ना वो होता था एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग पे हमारा फोकस ज़्यादा था, ताकि वो यूज़फुल सिटीजन बन सके, अपना रोज़गार हासिल कर सके, तो घर वाले उनको बोझ ही नहीं समझेंगे। बिल्कुल। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत इस पे काम किया, बहुत मेहनत करी और आज वो मेहनत मुँह बोलता सबूत है कि हर इलाके में स्पेशल पर्सन के सेंटर कायम है और बहुत आउट क्लास काम हो रहा है। और बच्चों को, स्पेशल पर्सन को जॉब बहुत अच्छी मिल रही है। अब तो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एक कोटा हो गया है कि बिल्कुल ऐसे ही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मेहनत थी वो काविश थी, वो रंग लाई, क्योंकि हमने ज़्यादा फोकस ये किया कि लोगों में अवेयरनेस डेवलप हो। तो हम उनकी बनाई हुई चीज़ें जो हमारे बच्चे बनाते थे उससे हम एग्जीबिशन की सूरत में मुख्तलिफ जगहों पे उन चीज़ों को रखते थे और लोगों में नॉट फॉर सेल होती थी, वो सिर्फ लोगों में अवेयरनेस के लिए कि हमने जिन बच्चों पे मेहनत करी, जिन बच्चों को हमने टाइम दिया, आज वो बच्चे ये चीज़ें बना रहे हैं और यूज़फुल सिटीजन अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं। तो अगर हर इलाके में बहुत सारे नॉर्मल बच्चों के स्कूल हैं, हर गली में, हर महल्ले में, हर इलाके में, क्या वजह है कि ये भी तो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है और इनका माशरे में हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हक इसलिए है कि उनके अंदर एक कमी है, तो हम मुकम्मल लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनको हम सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो इनके क्यों नहीं सेंटर्स हैं, इनके क्यों नहीं तालीमी इदारे हैं। तो
फिर लोगों की समझ वहाँ में से आपने आती शुरू चली किया। गई, बिल्कुल लोगों की समझ में बात आती। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस वक्त खोले में हैं अपने सेंटर्स, और वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह। एजुकेशन के साथ साथ उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो यूज़फुल सिटीज़न बन रहे हैं। तकरीबन आज से 12 साल पहले एक और प्रॉब्लम सामने आई, वो थी सीनियर सिटीज़न, वो ख़वातीन जो कि अचानक से उनके हस्बैंड की बीमारी और फिर उनकी डेथ और उसके बाद उनका रोड अकेले? पे आ जाना। नहीं, अकेले तो बहुत अच्छा, ही रोड छोटा पे, लफ्ज़ है, घर। रोड पे आ जाना, क्योंकि हमारा जो है ना माशरा बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता जा रहा है। तो उमूमन मेरे पास वो ख़वातीन हैं जो बहुत ज़्यादा साहिब हैसियत हुआ करती थी और उनके शौहर की डेथ हो गई, उनके औलाद नहीं है या फिर शादी ही नहीं हुई, अपने पेरेंट्स के साथ वो रहती थी और ओल्ड एज हो गई। तो वो अचानक से जब ज़्यादा एज हो जाती है, पेरेंट्स नहीं रहते या शौहर नहीं रहते, तो क्या होता है कि उनके रिलेटिव जो है ना उनको इस कदर दबाव का शिकार जहनी तौर पे कर देते हैं, जहनी तौर पे इतने डिप्रेस हो जाती हैं वो कि वो किसी काम की नहीं रहती, वो फिज़िकली तौर पे भी जो हैं वो मफलूज हो जाती हैं और जहनी तौर पे भी। उनको क्या करते हैं, साइन लेके उनके अंगूठे लगवा के तमाम उनकी जायदाद से उनको बेदखल करके उनको रोड पे छोड़ देते हैं। कितनी जो हैं ख़वातीन हमने रोड से रेस्क्यू की हैं, जो कि वो जब उनकी हिस्ट्री हमने मालूम की, जब पता चला, तो वो खुद लाखों रुपए ज़कात देती थी अपने हाथों से। ज़ाती बंगले की मालिक थी और ज़ाती गाड़ियाँ उनके घर में हुआ करती थी और 10-10 नौकर होते थे, और वो बेचारी आज जो हैं वो रोड पे बैठी हुई हैं और वो पागलों की ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो ज़ाहिर है किसी के ऊपर भी जब बुरा वक्त आता है उसको लोग सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि देखिए बुढ़ापा जो है ना वो जब इंसान के ऊपर आता है तो लाजमी सी बात है कि उसकी बॉडी और दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उस वक्त ज़रूरत होती है ज़्यादा केयर की, ज़्यादा तवज्जो की, ज़्यादा मोहब्बत की, और वो तमाम चीज़ें जैसे कि खाना है उन्हें वक्त पे दिया जाए, उनकी मेडिसन है वो वक्त पे दी जाएं, और कोई हो जो उनका ख्याल रखे। और उसी वक्त उन्हें अगर तन्हा कर दिया जाए, उनको डिप्रेशन में रखा जाए, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा उनकी ज़हनी हालत ख़राब हो जाती है। जब हमारे पास ख़वातीन आती हैं, आप यकीन करें वो अपने कपड़ों को फाड़ रही होती हैं, बाज़ तो अपने दांतों से काट रही होती हैं, नोच रही होती हैं, इतनी उनकी दिमागी हालत ख़राब होती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे मालिक का बहुत बड़ा एहसान है कि हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं और एक अच्छा माहौल, होमली इन्वायरमेंट, उनको पीसफुल होमली इन्वायरमेंट केयर के साथ फराहम करते हैं। वो डे बाय डे, मैं मंथ नहीं कहूँगी, डे बाय डे इतनी बेहतरी की तरफ आती हैं कि मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन हैं। वैसे तो मेरे पास इस वक्त 45 ख़वातीन हैं जो कि मेरे पास रिहायशी हैं, लेकिन मेजॉरिटी का यही हाल होता है। और ऐसी थी उनकी हालत, अचानक कोविड में उनके शौहर की डेथ हो गई थी अचानक से, और उनको बस क्योंकि कोविड हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ज़ाहिर लेकर आया था, सब चीज़ें बंद हो गई थी, जो लोगों की जगहें रेंट पे थी, ऑफिसेस थे, वो बेचारों को रेंट देना था, जो एम्प्लॉय थे उनकी सैलरीज देनी थी, तो वो एक लॉन्ग पीरियड था जो लोग अपने पास से देते रहे, लोगों की सेविंग ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ कि लोग कर्जदार होना शुरू हो गए, तो फिर इसी कड़ी का एक ये था कि उनको हार्ट अटैक आया, उनकी अचानक से डेथ हो गई, और डेथ उनके औलाद नहीं थी। जब डेथ हो गई अचानक से, तो वो ज़ाहिर सी बात है कोई भी वाइफ जो है वो नहीं सदमे को बर्दाश्त कर पाती, उसकी ज़हनी हालत सही नहीं रहती। फिर जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द का माहौल भी ऐसा देखा कि वो बिल्कुल ही एक भेड़ियों के माशरे में रह रही हैं, तो वो काफ़ी ज़हनी तौर पे, मतलब जब मेरे पास वो आई थी ना, तो उनका ये हाल था कि उन्होंने अपने बॉडी को नोच नोच की जगह जगह से ब्लड, 1 महीने वो हॉस्पिटलाइज भी रही थी, लेकिन वो हॉस्पिटल में भी सही नहीं हो बिल्कुल सकी। ठीक थी, वो जहनी मरीज़ा हो गई थी। मैं आपको बता रही हूँ कि उनका सदमे ने थूक जो था वो गिरता रहता था, और वो अपने आप को बस नोचती रहती थी, खुजा रही है तो खुजाया जा रही है कहीं पे, और सदमे इतने ज़ख्म थे, जगह जगह से बाल नुच गए थे उनके, बहुत ज़्यादा उनके रिश्तेदार कोई नहीं थे, अबैंडन थी, मतलब कोई रिश्तेदार थे? रिश्तेदार तो होते हैं, लेकिन मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा कि हमारा माशरा बहुत ज़्यादा खुद गर्जी की तरफ जा रहा है। बस हम वो कहते हैं ना, एक मुहावरा उर्दू का, पड़ी लकड़ी मत उठाओ, तो हम खामखा की कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, और हम गरीब रिश्तेदारों का फ़ोन नहीं रिटर्न करते हैं, उनके वॉइस नोट नहीं खोल के सुनते। अल्लाह ताला से जो है ना, ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे मज़हब ने हमें चीज़ें दी हैं, हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है ना, वो हमारे मज़हब से दूरी है, क्योंकि हमारे मज़हब ने तो ही सिखाया है, हमें हुकूक का फराइज़ है कि आप
किसी को, बुजुर्ग को तो बहुत दूर की बात है, किसी भी इंसान से आप बदसलूकी ना हुस्न करें। सलूक और रखें। अगर जो है हम किसी के साथ बदसलूकी करेंगे या किसी का दिल दुखाएंगे, किसी को हर्ट करेंगे, तो अल्लाह ताला भी उस वक्त तक हमें माफ़ नहीं करेगा, चाहे हम कितनी ही तौबा क्यों ना कर लें, जब तक कि वो इंसान हमें माफ़ नहीं कर ना देता। करे, हाँ। तो कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम क्या इस बात को याद रखे हुए हैं, और हम भुला दूसरा, चुके हैं। बिल्कुल सही बात करी है। और सबा बात ये भी है ना कि जो इस तरह के हमारी फैमिली में इर्द गिर्द लोग हैं, वो हमारे लिए एक आजमाइश है। अल्लाह ताला हमसे सवाल ज़रूर करेगा कि तुम्हारी फुप्पो, तुम्हारी मुमानी, कोई भी, वो अकेली थी, तुम लोगों ने क्या किया। इवन पड़ोसियों से सवाल होगा। मुमानी फुप्पो तो फिर दूर का रिश्ता या हो बहन भाई। जाता है। मेरे तो हमारा फेसबुक पे पेज है आगोश ओल्ड होम के नाम से, अगर आप वहाँ पर जाएंगी तो आप काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी हैं जो आपको आपका दिल दहला देंगी। यानी सगी बहन के दरवाजे पे हम लोग उनको लेके गए हैं, अहले महल्ला, और उन्होंने जो है ना जो बिहेव किया है, उन्होंने अपने घर में नहीं रखा उनको। उन्होंने रात के मेरे ख्याल में शायद 1 बजे का टाइम था, तो उनके शौहर उनको, चूँकि वो फालिज हो गया था, तो उनके हस्बैंड, पहले वो जिस महल्ले में रहती थी खातून, तो वो कुछ अरसा हुआ चली गई थी, उनकी औलाद नहीं हुई थी, तो उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी, तो वो लोग लाहौर शिफ्ट हो गए थे। तो जब उनको वहाँ पे लाहौर में फालिज हुआ, तो उनके हस्बैंड उनको अपने पुराने महल्ले में, जहाँ वो तकरीबन 25-30 साल रहे थे, वहाँ पर लाइन्स एरिया में, वहाँ पर वो छोड़ गए। तो एहलियाने महल्ला उनको जानते थे कि एक अच्छी सफ़ेद पोश खातून थी, पढ़ी लिखी खातून है और बहुत ही मतलब नाइस लेडी थी। तो उनकी ये हालत देख के सभी परेशान हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि अभी भी ऐसे इलाक़ों में थोड़ी मोहब्बतें बाकी हैं। तो एहलियाने महल्ला जो है वो, जो वहाँ के एक साहब थे, करता धरता थे, अच्छा लड़का था वो बहुत, उसने जो है वो काफ़ी कॉन्टेक्ट वगैरह उनके निकाले। कॉन्टेक्ट निकालने के बाद वो उनकी बहन का उन्हें कॉन्टेक्ट मिला, जो कि मूसा कॉलोनी में रहती थी। वो वहाँ पर उनको एम्बुलेंस में लेकर गया कि इस तरह से उनके शौहर फेंक गए उनको रोड पे, और सोचिए शौहर फेंक गए, हस्बैंड उनको फेंक गए रोड पे। अब ये जो है फालिज की वजह से माजूर हो गई है। उस वक्त उनको डायरिया भी हुआ था, मुसलसल वॉमिट और उन्हें मोशन हो रहे थे। वो सड़क पे, तो वो सड़क पे थी हैं, तो वो उनको एम्बुलेंस से बेचारा लड़का लेकर गया। उस वक्त भी कोविड एंड चल रहा था, कोविड का। तो वहाँ पे उन्होंने जो है दरवाज़ा एक तो नहीं खोला, फिर जब थोड़े महल्ले वाले आ गए तो फिर दरवाज़ा खुला, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बहुत, उन्होंने मिसबिहेव किया कि मैं नहीं रख सकती, क्यों लेकर आए हो, और वो क्यों छोड़ गया, गाली गलौज करी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप नहीं रख सकती, कोई बात नहीं, आप रात रख लीजिए, सुबह में कोई भी ओल्ड होम देख के मैं कहीं पर भी उनको छोड़कर आ जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आप रख लीजिए, क्योंकि इतनी रात को तो मैं कहीं भी नहीं ले जा सकता। तो उन्होंने रात नहीं रखा। उन्होंने कहा वीडियो है पूरी वो। तो मुझे लोगों ने अक्सर फ़ोन आए कि आपने ये क्यों डाला है फेसबुक पे, अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा क्यों, मैं ना दिखाऊं, लोगों की खुदगर्जी, लोगों का कितना माशरे का सच है ये, लोगों को पता चले कि अल्लाह ताला इनसे सवाल करेगा कि किस तरह सगी बहन हो के उन्होंने अंदर नहीं किया उनको। वो रात पे पड़ी रही, फिर पुलिस वाले शायद रात को 2-3 बजे आए हैं सड़क पे बैठी थी। नहीं, वो तो स्टेशन पे थी ना, वो तो बैठने वाली कंडीशन ही नहीं थी उनकी, वो तो स्टेशन पे थी, बिल्कुल लेटी हुई थी वो, क्योंकि उनकी वीकनेस, डिहाइड्रेशन की वजह से इतनी वीकनेस उनको हो गई थी कि उनको तो फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज करने वाली नीड थी। पुलिस वाले उनको थाने में ले गए, फिर समझ लें उन लोगों ने मुझसे राब्ता किया, वो एक लंबा प्रोसीजर था। मुझे बताएं कि कहीं इसका वजह ये तो नहीं हमारे माली हालात कि लोग सोचते हैं खर्चा मैं अपने सर क्यों लूं? देखिए हमारे रब का वादा है, जब कोई मेहमान अगर हमारे यहाँ आता है तो रिस्क अपना साथ लेकर आता है। बात ये कि हमारा ईमान कमजोर हो गया है। आपने जो बात की ना, दीन से दूरी, सारी बातों की एक बात है, ईमान की कमजोरी, भूल गए हैं कि अल्लाह ताला की हम पे वो क्या है। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास तो खैर बेतहाशा कहानियाँ होंगी, इतने साल आप देख रही हो, मुआशरे का इतना तल्ख एस्पेक्ट आपको पता है। आप जो हमारे दूसरी ख़वातीन हैं, जैसे आपने कहा कि आपका स्टाफ के कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, और बहुत अच्छा है कि अगर लोग वॉलंटियर करें। जो ख़वातीन बूढ़ी हैं या एक्टिव हैं मगर ओल्ड हैं, 60 प्लस हैं या 55 प्लस हैं, खैर 50 प्लस अब तो कोई 50 वाली बूढ़ी नहीं होती है, 60 प्लस 65 प्लस जिनके बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, वो अकेले हो रही हैं, डिप्रेस्ड हैं, आप उन्हें मशवरा देंगी कि उस तरह के इदारों में आके वॉलंटियरिंग करें? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि जो लोग रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं या थोड़ी एज हो जाती है उनकी, यानी अपनी जिम्मेदारियों से, वो बच्चों की शादियाँ हो गई, बच्चे अपने घरों में सेट हैं माशाल्लाह, तो वो फिर क्या होता है, बोरियत का शिकार होती हैं, घर में फारिग रह के उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, नफसियाती प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें और इस तरह के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अपना टाइम स्पेंड करें। इससे क्या होगा कि उनका भी जहन अच्छा रहेगा, उनको भी एक एक्टिविटी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो इदारा है उसको अपने स्टाफ में कमी करनी हो जाएगी, ताकि वो उनके जो खर्चे खर्चे बच जाएंगे। जाहिर सी बात है, और जाहिर है कि जो भी देखें, मेरी तो सोच ये है और मैं समझती हूँ कि किसी हद तक सही भी है कि जो ओल्ड एज होता है ना, सीनियर सिटीज़न का एक अपना तजुर्बा होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने एक वक्त गुजारा होता है, एक ज़िंदगी गुजारी होती है। तो आजकल जो हमारे बच्चे हैं ना, वो उनसे फ़ायदा नहीं उठाते। हमने जो वक्त गुजारा है ना अपने बुज़ुर्गों से सीख के, आज हम जिस मुकाम पे अपने बुज़ुर्गों को देख देख के ही हमने उनकी दुआओं से, उनकी मोहब्बत से, उनकी तरबियत से आज इस मुकाम पे। लेकिन अब बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि आजकल के बच्चे जो है ना, वो ना ही सीखना चाहते हैं, ना ही रोक टोक पसंद करते हैं। तो फिर यही वजह है कि हमारे ओल्ड होम जो है वो तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सही बात है। आखिर में कोई मैसेज जो आप माशरे, अगर कोई सुन रहा है तो उसको देना चाहेंगी? एनीथिंग यू वांट टू से? वैसे तो बहुत कुछ होगा आपके पास कहने के लिए। जी जी जी, मैं तो शायद अगर बोलना शुरू हूँ तो पूरा दिन ख़त्म हो जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा तो अहम ये है कि आपने भी जिक्र किया कि गुर्बत की वजह बिल्कुल सही है, गुर्बत है, लेकिन जब हमारे रब ने ये कहा है कि जो भी है मैं उसका जो रिस्क है उसके हवाले से पहुँचा दूँगा, तो फिर क्यों हम ये सोचते हैं, देने वाली ज़ात तो रब की है ना। तो हम अपने दिलों को बड़ा रखें, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस घर में बुज़ुर्ग होते हैं उस घर में रहमतें और बरकतें अल्लाह पाक की नाजिल होती हैं। और अगर हम सिर्फ मुस्कुरा के देखने का अजर व सवाब है हमारे इस्लाम में, तो हमारे मज़हब में, हमारे दीन में, तो जब मुस्कुरा के देखने का इतना बड़ा सवाब है तो खुदमत करने का कितना बड़ा सवाब होगा। तो हम सिर्फ ये सोचें कि ये जो बुज़ुर्ग हैं, हम इनसे कुछ सीखें, कुछ हासिल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि रब को राज़ी करने का बेहतरीन तरीक़ा है अपने बुज़ुर्गों से मोहब्बत करना, उनका ख्याल करना, उनको अपने घरों की जीनत बनाएं। और मकाफ़ात अमल भी तो है, आज हम बुज़ुर्गों का नहीं ख्याल करेंगे, कल हमारा हमें कोई नहीं बिल्कुल ऐसे ही होगा। और आजकल तो बहुत जल्दी सामने आ जाता है, तो लिहाजा ये है कि मैं बल्कि अपील करती हूँ, मैं तो बल्कि हाथ जोड़ देती हूँ, हाथ जोड़ के कहती हूँ कि खुदारा अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, उनको अहमियत दें, उनसे प्यार करें, उनको अपने घर की ज़ीनत बनाएं, उनको बोझ ना समझें। जब आप बोझ समझेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपके घर में खैर बरकत तो नहीं होगी, तंगी ही होगी, जाहिर सी बात है। अब बदगुमानी है ना, अब अल्लाह की तरफ से बदगुमान है तो अल्लाह ताला भी फिर आपको नवाजेगा थोड़ी? नहीं, अल्लाह ताला आप पे नजर ही नहीं डालता ना, नजर करम ही नहीं रहेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नजर करम तो होती वहीं पे है जहाँ रब के कहवे पे चला जाता है, बताए हुए रास्ते पे चला जाता है, और जहाँ बंदों के साथ मामलात सही होता है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ना, मैं तुम्हारी नफलें वो सब माफ़ कर दूंगा, रोज़े, मगर किसी का दिल दुखावा। बिल्कुल आपका जो है वो आगोश ट्रस्ट अगर हम लिखेंगे फेसबुक पे तो आसानी से मिल जाएगा। आगोश ओल्ड होम के नाम से हमारा पेज है, यूट्यूब चैनल है। और अगर कोई आके देखना चाहे, मिलना चाहे तो बिल्कुल नंबर पे, हमारे पेज पे कांटेक्ट नंबर है, एड्रेस है, और ये कहाँ है? लोकेशन है, ये DHA फेज 5 में है। सही है। और कॉल करके टाइम लेके बिल्कुल विजिट करें, और जो वॉलंटियर करना चाहें तो ज़रूर बिल्कुल मुझसे रब्ता करें। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि हमें वॉलंटियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो सिंसियर हैं। और अगर थेरेपिस्ट वगैरह हैं तो अपना थोड़ा टाइम वॉलंटियर करें, कि आप कह रही ना जहनी मसाइल के लोग काफ़ी हैं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, कोई साइकोलॉजिस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो भी लोग हैं, मतलब हमें तो तकरीबन हर शोबे से ही नीड होती है हमारे पास, खाना पकाने से लेके सब, नर्स हो गई, जी बिल्कुल। खासतौर पे मेरे पास ज़्यादातर बेडरिडन हैं ख़वातीन, तो वो ज़्यादा चाहती है कि मेरे पास बैठें, मुझसे बातें करें। तो अच्छा, बातें करने के लिए भी कोई वॉलंटियर कर ले कि जाके बैठ बिल्कुल टाइम स्पेंड करें उनके साथ। हमारे पास बिल्कुल आते हैं, 4-5 यूनिवर्सिटियाँ हैं मेरे साथ जो एफिलेशन हुई हुई है उन लोगों की, उनके स्टूडेंट आते हैं, बाकायदा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट रहता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और अपना, और मुझे यकीन आपके पास इतनी सारी, मैं कह रही हूँ ना, कहानियाँ शुरू होंगी तो आपके पास तो लाइन लगी हुई होगी, इतने सालों का आपका तजुर्बा है। और अल्लाह ताला आपकी हिम्मत कायम रखे, आप जैसे तमाम लोग जो कि माशरे में कोई ना कोई अच्छाई अपना खैर का हिस्सा डाल रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको जो है वो उनकी बरकत दे, वक्त में भी, सेहत में भी, और पैशन जो है जगा रहे। क्योंकि शुरू में हम बहुत सारे काम बस शुरू कर देते हैं अपने पैशन की वजह से, फिर बाद में संभालना और फिर उस काम में रहना लंबे अरसे तक, ये याद है कि लोग मुझे यही कहते थे कि इनको चंद दिनों का जोश है, इनका ठंडा हो जाएगा, लेकिन चंद दिन माशाल्लाह तकरीबन 24 साल हो गए, 24-25 साल तकरीबन हो गए हैं। अब तो आपके वो कहते हैं ना, जिंदगी का पार्ट बन गया होगा कि मैं यही हूँ। और बाकी मैं बताऊँ, अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को चुन लेता है, ये बहुत खुश नसीब होते हैं। हम थक रहे होते हैं, आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला मतलब मैं तो कहती हूँ वो तमाम लोग जिनको अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है,
ये बहुत खुशनसीब लोगों में से, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं सुबह उठते हैं, दिन बर्बाद करते हैं और रात को सो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यू आर वन ऑफ दोज लकी पीपल। अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी हिम्मत कायम रखे। और आई एम श्योर आपके बच्चे भी अगर आपके साथ आज तो एक बिल्कुल मेरे साहबजादे साथ लेकर हैं, आए, मेरे बच्चे भी, मेरी बहू भी। सदका जारिया बन जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे काफ़ी दिल चाह रहा था इनसे और भी कहानियाँ सुनूं, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त का थोड़ा सा लिमिटेशन है। आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको बोझ इसलिए भी ना समझिए क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ जो मकाफ़ात अमल है ना वो बड़ा सख्त होता है। आज जिन बच्चों की खातिर हम अपने बुज़ुर्गों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, वही बच्चे कल को आपको नज़रअंदाज करके इमिग्रेशन लेके चले जाएंगे और आप फिर बूढ़े बिल्कुल अकेले बैठे होंगे। दूसरी बात ये कि कभी कभी ना ये भी होता है कि हम कहते हैं ये अब्बा जी चिड़चिड़ाते बहुत हैं या फ़लाँ जो अम्मी है वो हर मामले में किटकिट बहुत करती हैं। जो हम बचपन से सुन रहे हैं कि बूढ़ा और बच्चा बराबर होते हैं, जो बूढ़ा है ना, अगर सिर्फ आप उसको अंडरस्टैंड कर लें कि वो ये जो सब कुछ कर रहा है कर क्यों रहा है, कभी कभी वो सिर्फ इसलिए चिड़चिड़ा रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि मेरी जगह कोई और ले रहा है या मेरी ज़रूरत नहीं है किसी को। इसीलिए अक्सर हमारे बुज़ुर्ग बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कभी वो गलत रवैया रिजॉर्ट करते हैं, गलत रवैये की तरफ। अगर आप इन्हें सिर्फ समझ लें, आप उनसे पूछ लें कि भाई हुआ क्या बात है, अक्सर उन्हें सिर्फ बात करने वाला चाहिए होता है। अगर आप मैरिड डॉटर हैं तो ट्राई टू मेक अ फ़ोन कॉल, दिन में एक आध दफ़ा पेरेंट्स से बात कर लीजिए। अगर आप साथ रहते हैं तो सिर्फ कमा के ला के पैसे रख देना हाथ पे ये आपका फ़र्ज़ अदा नहीं होता। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा जस्ट टॉक टू देम। हमें तो वैसे भी बातें करने का शौक़ होता है, लेकिन सारा बाहर वालों से बातें करने का शौक़ होता है। घर आके हमारा किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि जो शख्स सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था कि रात को बेटा घर आएगा, मेरे पास बैठेगा, आप उसको ये नहीं कह सकते कि अम्मी मैं बहुत थका हुआ हूँ। कितने भी थके हुए हों, 10 मिनट बैठ जाएँ, सिर्फ पूछ लें कि आप कैसी हैं या आप कैसे हैं, उनका दिन बन जाता है। मैं एक ब्रेक लूँगी, आलू मटर की खुशबू आ रही है और हमारी रोटी या पराठा जो भी वो भी आ चुका है। तो अभी हम सब महसूस होंगे, उस आलू मटर को एंजॉय करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ किचन में और आलू मटर बन चुके हैं, हर तरफ खुशबू आ रही है और अभी ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि आलू मटर जो है वो उनकी शक्ल कैसी है। साइमा उठा लूँ मैं ढक्कन? आपको बहुत भूख लग रही है? मुझे भूख लग नहीं रही, बस मुझे शो ख़त्म करने के टाइम पे ना एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है कि बस छुट्टी होने वाली है। नहीं, छोटे बच्चे होते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई। वाह वाह क्या कलर आया और खुशबू कड़ी पत्ते की। हाँ, लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा मैंने कुछ ट्विस्ट दिया है, वो रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं चाहे तो। मैं थोड़ा सा इसमें मेथी, ड्राई मेथी जो है वो ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी और बहुत थोड़ा सा ही मैंने ऊपर के लिए कड़ी पत्ता रखा है फ्रेश, क्योंकि ये अब पका हुआ नहीं होगा तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो ये हम तोड़ के डाल देते हैं। माविश आप प्लीज़ इसको चम्मच चला के मिक्स करें। चलाना है, मैं सब्जी भी ढक्कन वापस ढक देना है दम के लिए? नहीं, दम नहीं देंगे, इसका पूरा दम निकाल चुकी हूँ मैं, सारे विटामिन और हर चीज़ खत्म करके मार चुके हैं हम। खानों में तो वैसे भी कोई विटामिन नहीं बचता। बिल्कुल। तो अब आप देखें, अभी आपको एक कड़ी पत्ते की फौरन कसूरी मेथी की भी आ रही है, तो ये आप डिश आउट करते हैं। बिल्कुल, ये लीजिए आप मुझे अपना देख लें। कैमरे के पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ और इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। लिटरली मैंने माविश इसको 10 मिनट्स में ही बनाया है, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग सब्ज़ी है। मेरे ख्याल है सब्ज़ियाँ ज़रा जल्दी पक जाती हैं अगर आप उसको बहुत ज़्यादा भूनने और इसके चक्रों में अगर ना रहें तो उनके चक्रों में ना रहें, भूनने के बाद उसके तमाम उसके जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं। यार ये तो इतनी जल्दी बनती है। हम जो वो बनाते हैं क्या बनाते हैं, चाइनीज़ में देखो ना कितना सुपर स्पीड में सब रेडी हो जाता है, हर चीज़ रेडी हो जाती है। बस आपको जो है सारी चीज़ें कटिंग हुई हुई काट के रखने की ज़रूरत है हर चीज़। आजकल सेम बहुत आई हुई है, मुझे नहीं पता माविश आपको पता है या नहीं कि सेम आपके यहाँ? हाँ, सेम की फली। सेम और आलू कितने मज़ेदार बनते हैं। वो मैं एक दिन अब बना लूँगी ताकि जाने से पहले, सर्दी जाने से पहले जो है। कहाँ जा रही हैं? इतने दिनों में तो आई हैं, फिर जाने से पहले बनाएंगे। इतने दिन में आपने मुझे मिस किया या नहीं? ये नहीं, मैं तो सेलिब्रेट कर रही थी, मैंने कहा कि हाँ, तो मुझे नज़र आ रहा था बहुत सेलिब्रेशन हो गई। रोज़ हमारे यहाँ
बहुत सेलिब्रेशन हो गई, मैं वापस आ गई और मैंने सोचा खुश कि हो गई। बहुत सेलिब्रेशन हो गई, अब मैं आपको वापस आ सीधा करने का टाइम आ चुका है। ये देखिए मैंने पराठे आपने पराठे आपके लिए रख दिए यहाँ पे। क्या ज़बरदस्त। अच्छा माविश, अब ये देख लें, मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया है। यार तारा छुप गया। कैमरे में मजीद नज़र आ रहा बनते हैं। है? अभी नहीं मेरे कर रही, अंदर चलो नज़र मैं आ पीछे कर देती हूँ इसको। सही मेरे को है लगा हरा धनिया का सब्जी बनाई यार, है। मैं ऊपर से ना हरा धनिया बहुत हाँ, कम ये डालती हूँ, बहुत कम, लेकिन आज मैंने क्या कहा हो कि गया, चलो आज तुमने कहा कि दिल खोल के डालना है। थोड़ी सी ये है। अच्छा, अगर आप कुछ मुझे चाहिए? एक चम्मच बढ़ा दें, ये वाला नहीं नहीं, ये छोटा? छोटा ही दे दें, तो मैं थोड़ा सा, चलो ताकि ये नज़र आए। ठीक है, तुम्हें कुछ आपके नीचे वो कहने पे। बिछाने के लिए चाहिए? नहीं माविश, मैंने चेक किया था, वो मज़ा नहीं आ रहा इसके अच्छा, बस साथ। चलो, हाँ, इसीलिए मुझे लगा कि ओके। ठीक है। अब हम चले भाई, आज का शो हमारा ख़त्म। इसको हटा देते हैं। इसको हटा दें? जी, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा देते अब हैं। आप इसका एक शॉट ले लीजिए और हम अपने शो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच आज की रेसिपी के लिए। बाकी मैं शो को एंड करूं? चलें जी, आ जाते हैं अपने सोलो कैमरा पे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच साइमा फॉर दिस यमी लुकिंग रेसिपी। उम्मीद है कि उतनी मज़ेदार होगी। तो आज का शो हम इसको इख्तिताम करते हैं। आलू मटर और पराठों की खुशबू यहाँ अच्छी खासी स्टूडियो में आ रही है, जो अभी हम खाएंगे कि कैसा कैसा बना भी बताती हूँ मैं। दूसरी बात ये कि आज हमारे ना दोनों बहुत अहम टॉपिक थे। एज़ ऑलवेज़ कैंसर एक मूजी मर्ज़ है, लेकिन हमेशा जानलेवा नहीं है। तो अपना ख्याल रखें। अगर आपको कोई भी अनयूजुअल चीज़ बॉडी में महसूस हो रही है, कभी कभी होता है ख्याल आ रहा होता है, उसको वहम मत समझिए, वहम को इग्नोर करें। अगर कोई मसला अपनी बॉडी में फ़ील हो रहा है तो उसको एटलीस्ट रूल आउट कर लीजिए, गो गेट इट चेक्ड। दूसरी बात ये कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, इवन अगर आपके बुज़ुर्ग आसपास भी कोई हैं। मैं मेरी एक दोस्त है, मैं उनके घर गई तो उनके घर में ना बूढ़ी खातून थी। तो मैंने कहा अच्छा ये आपकी सास हैं? तो कहने लगी नहीं, हमारी सास नहीं है, ये हमारे मोहल्ले में एक खातून हुआ करती थी और इनका कोई भी नहीं था और इनको कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। तो मेरे हस्बैंड इनको अपने घर ले आए और अब हमने इनको कमरा दे दिया और बच्चे इनको दादी ही पुकारते हैं। मेरे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत बढ़ गई। लोगों से अपने बुज़ुर्ग नहीं संभलते, लोगों से अपने बच्चे नहीं पल रहे, और आप मोहल्ले में से किसी खातून को अपने घर में बुला के रख लें क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। कितना सेल्फलेस ये काम है ना। आपको ना पैसे का लालच है, ना आपको कोई और लालच है। आपने सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर और किसी इंसान के लिए उनको अपने घर में रख लिया। दिल बड़ा कीजिए, अपने दस्तरखान बड़े करें, वसी करें, लोगों को शामिल करें अपनी ज़िंदगियों में। अल्लाह ताला बहुत बहुत नवाजेगा आपको। किसी के आने से या किसी की एक रोटी एक्स्ट्रा से आप गरीब नहीं होंगे। और एक कदम बढ़ाइए खैर की तरफ, अल्लाह ताला आपके ऊपर ऐसे बारिश करेगा रहमतों की कि आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे काम आसानी से होंगे कि आप सोचेंगे कि मैं तो सोच रहा था इतना मुश्किल काम है, अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतना आसान कर दिया। तो इसी नोट पे मैं प्रोग्राम को एंड करूँगी। कल फिर मुलाकात होगी। अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने प्यारों अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।